नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में के साथ आपके सामने मौजूद। जहां पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के झारखंड पहुंचते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। बताएंगे आपको नए मुख्यमंत्री के स्वागत में किस तरीके का इंतजाम किया गया था और गोदी मीडिया का पत्रकार न्यूज चैनल पर खड़े होकर इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पर कर रहा था गलत टिप्पणियां। दोस्तों एक के बाद एक कई जगह एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताएंगे SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया है। इसी के साथ में बीजेपी का फेक न्यूज कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से फेल किया है दोस्तों। इसी के साथ में भाजपा के दफ्तर के बाहर इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री समेत हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है दोस्तों। बीजेपी के सांसद के कथित अश्लील चैट वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। बीजेपी पर उठे कई सारे सवाल। बताएंगे इसी के साथ में राज्यसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी 2 दिग्गज नेताओं को भेजने की तैयारी कर रही है। बताएंगे कौन कौन से ये नए नाम है दोस्तों। इसी के साथ में टीएमसी और कांग्रेस पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी ने खुद दिया है एक बड़ा बयान, जिससे इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी कहा जा सकता है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर जनता इस बार डंके की चोट परिवर्तन करना चाहती है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और अगर आप लोग की कोई और राय हो दोस्तों तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में इस वीडियो को अपने लोग तक शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार 19वें दिन आगे की ओर बढ़ती चली गई। पश्चिम बंगाल के गोकर्ण से शुरू की गई यात्रा झारखंड के जोगेश्वर पहुंची, जहां पर भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया है। आपको बता दें कि हिरनपुर झारखंड में जैसे ही यात्रा पहुंची वैसे ही ध्वजा हस्तांतरण का समारोह हुआ। पश्चिम बंगाल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को झंडा थमाते हुए यात्रा को आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी है। इसके बाद यात्रा आगे की ओर बढ़ती रही। राहुल गांधी जोगेश्वर झारखंड पहुंचे, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कई सारी बड़ी बातें कही है। राहुल गांधी ने झारखंड के अंदर चल रहे राजनीतिक संग्राम को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने जो सरकार चुनी थी उस सरकार को बीजेपी ने चुराने और उखाड़ने की कोशिश की। उसकी साजिश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। झारखंड की जनता को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि झारखंड की जनता के कारण आज एक बार फिर से राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी और जेएम की सरकार है, जो डरी नहीं जनता और पीछे हटी नहीं। इस तरह से आने वाले दिनों के अंदर झारखंड में उचित कार्य किए जाएंगे और झारखंड की सरकार बचाने पर उन्होंने लोगों को बधाई दी है। इसी के साथ में झारखंड के सीएम चंपई सोरेन भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। दोस्तों भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के अंदर चलती रही और राहुल गांधी के साथ रैली में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य के पुराने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को याद किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोलने की अपील की गई है। साथ साथ झारखंड में राहुल गांधी के स्वागत में इंडिया गठबंधन की सारी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे दिखाई दिए हैं दोस्तों, जो एकता के संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर झारखंड में इंडिया गठबंधन मिलकर इसी तरीके से चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा है कि गोदी मीडिया के कई सारे एंकर फूले नहीं समा रहे हैं, काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब रांची के अंदर एक मामला दर्ज कराया गया है। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ रांची के अंदर SC/ST थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में कहा गया है कि आज तक चैनल के एंकर सुधीर चौधरी ने अपने खबर में कहा कि हेमंत सोरेन को चार्टर प्लेन और सुविधाजनक जिंदगी जीने की आदत लग गई है, पर सीएम पद जाने के बाद हालात बदल गए हैं। अब उन्हें जंगल में आदिवासी की तरह रहना पड़ेगा, जैसे वे 30-40 साल पहले रहा करते थे। उनके लिए वह काफी मुश्किल होगा। आदिवासी समाज को एवं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्यूज चैनल के प्राइम टाइम के माध्यम से अपमानित करने, आपत्तिजनक टिप्पणी करने के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया है। मामला दर्ज कराने पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कहा कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित होकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, आदिवासियों को पिछड़ापन, जंगली जैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज आहत हुआ है। हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो देश के अंदर पूरे जुडिशियल सिस्टम की अभिभावक है, वो भी आदिवासी समाज से आती है। कुल मिलाकर दोस्तों सुधीर चौधरी के द्वारा की गई टिप्पणी पर जोरदार तरीके से जहां तहां विरोध देखने को मिल रहा है। यही बड़ा कारण है कि लोगों ने कई जगह एफआईआर दर्ज कराई है। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। रांची के बाद दिल्ली के अंदर भी मॉरिस नगर थाना में SC/ST एक्ट के तहत आदिवासी छात्रों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब देश भर के अंदर हर मिनट मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गया है। क्या प्रशासन अपना काम करेगा? सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी कब होगी? ट्राइबल आर्मी की ओर से सवाल पूछा जा रहा है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी सुधीर चौधरी का वो वीडियो शेयर किया है दोस्तों, जिसमें सरेआम मुख्यमंत्री को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पूरे मुख्यमंत्री को लेकर, आदिवासी होने को लेकर अपनी दूषित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं ये एंकर। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक चैनल के एंकर ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का उनकी आदिवासी पहचान के आधार पर जिस तरीके से अपमान किया है, यह अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय है। भारत की राष्ट्रपति, कई पूर्व मुख्यमंत्री, जज, किसान, अनगिनत अधिकारी, फौजी, नेता, मंत्री, कारोबारी, हमारे अनगिनत मेहनती और ईमानदार भाई बहन आदिवासी समाज से हैं। इस समाज की संस्कृति जो जीवन संस्कृति है, जिसके उसूलों को आज पूरा विश्व अपना रहा है, जल जंगल जमीन का आदर करता है, उसकी रक्षा करना आपत्तिजनक नहीं है, बल्कि प्रकृति को समझना एक महान और गहरी सोच है। शायद सरकार की चापलूसी में मीडिया संस्थान न्यूनतम लोकतांत्रिक नैतिकता भी खो चुकी है। किसी एंकर द्वारा आदिवासियों, दलितों, वंचितों का खुलेआम अपमान करना हर स्तर पर गलत है। मानवीय गरिमा और आदिवासी अस्मिता का आदर करते हुए इन एंकर महोदय को आदिवासी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और किस तरीके की कार्रवाई झारखंड की पुलिस को करनी चाहिए लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि असम के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने डबल बॉडी का इस्तेमाल किया था। इस बात को लेकर
लेकर वो फिर से रिपीट करते हुए कहते हैं कि हमने अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए डबल बॉडी की पहचान कर ली है। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्धारित कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं सार्वजनिक डोमेन में सामने तथ्य पेश करूंगा। उनके मुताबिक असम में यात्रा के दौरान राहुल गांधी भीड़ का उत्साह नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि उनके डबल बॉडी के द्वारा ये चीजें की जा रही थी, यानी राहुल गांधी की तरह दिखने वाले व्यक्ति को आगे किया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों असम के मुख्यमंत्री राहुल गांधी की यात्रा जाने के 10 दिन के बाद भी भारी जनसैलाब की तस्वीरें अपने दिमाग से नहीं मिटा पा रहे हैं। यही बड़ा कारण है कि बार बार उनको राहुल गांधी याद आते हैं और डबल बॉडी वाला एक नया थ्योरी उनको याद आता है, किसी को बार बार बोला जाए। साथ साथ दोस्तों हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के लगभग 24 घंटे तक कोई मुख्यमंत्री झारखंड राज्य में नहीं था। ये अपने आप में अद्भुत कारनामा था और इसके बाद जब सारे विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी वाले लोगों को लगा होगा कि अब तो सरकार नहीं बन पाएगी। इसके बाद राज्यपाल महोदय की ओर से चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण भेजा गया और सरकार बनाने के लिए उन्होंने शपथ ले लिया है। इसके बाद उनके साथ 2 और मंत्रियों ने शपथ लिया है। आलमगीर आलम और आरजेडी के विधायक सत्यानंद भोक्ता को भी मंत्री बनाया गया है। दोस्तों देखते हैं उन दोनों को क्या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। 5 तारीख को स्पष्ट बहुमत साबित करने की जानकारी दी जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों आखिरकार राज्यपाल को एक मुख्यमंत्री को बुलाना ही पड़ा है शपथ लेने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा संवैधानिक संकट यही है कि भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा है कि कभी भी देश के अंदर ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जब देश में सरकार ना हो। ऐसा ही झारखंड के अंदर अगर सरकार नहीं थी, कोई मुख्यमंत्री नहीं था, तो स्पष्ट तौर पर यह संवैधानिक क्वेश्चन है। देखते हैं क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा दोस्तों और क्या राज्यपाल पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है सिवाय एक को छोड़कर। लेकिन सुनने में आया है वो भी अपनी सीट बदल रहे हैं या फिर दूर किसी सुदूर प्रदेश में एक अतिरिक्त सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। इसलिए भाजपा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके वर्तमान सांसदों ने अपने जेबें भरने के अलावा कोई और काम नहीं किया। इसी वजह से जनता में भाजपा और भाजपाई सांसद के खिलाफ बहुत गुस्सा है। इन विपरीत हालातों को देखकर भारतीय जनता पार्टी में नए प्रत्याशियों की खोज हो रही है, लेकिन कोई भी हारने के लिए नहीं लड़ना चाहता है। इसी कारण बीजेपी की तरफ से एक भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आ पा रहा है। बीजेपी के सांसदों ने कभी अपने क्षेत्र में मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने परीक्षा दी नहीं तो रिपोर्ट कार्ड कहां से आएगा। बीजेपी के टिकट काटने से पहले जनता ने ही उनका टिकट काट दिया है। इस बार उनके संसदीय क्षेत्र में भाजपाइयों को दाखिला नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जुमलेबाजों को नहीं, सच्चा और अच्छा काम करने वालों को चुनेगी। अब पीडीए की एकता जागी, छोड़ के यूपी बीजेपी भागी, इस तरीके से कमेंट किया गया है। आप लोग अपनी राय जुली करेंगे। साथ साथ समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के अंदर कई सारे प्ले कार्ड लहराए हैं दोस्तों। राज्यपाल महोदया के बयान के दौरान, भाषण के दौरान, बजट पेश करने के दौरान इस तरीके से प्रदर्शन किया गया है। इसमें प्ले कार्ड्स में कई मुद्दे उठाए गए हैं। नारा लिखा गया है, पीडीए पर करती अत्याचार, डबल इंजन भाजपा सरकार, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाजपा सरकार से सारे परेशान, सामाजिक न्याय के लिए बढ़ता समर्थन, पीडीए के साथ संभव बनाएगा परिवर्तन, रोजगार दो युवाओं को, जुमलेबाजी से ना भटकाओ, जातीय जनगणना कराओ भाजपा सरकार, पिछड़े दलितों पर बंद करो अत्याचार, मरीज तड़प रहे अस्पतालों में। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी पर भड़क रहे हैं कि संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है, सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि विपक्ष की बातें मानेगा कौन, सुनेगा कौन। और यूपी विधानसभा में विपक्ष की बातें नहीं सुनी जा रही तो जोरदार प्रदर्शन भी किया गया है दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे लगता था कि एक पुराना मेरा दुश्मन है, लेकिन आज तो वो भी मेरी तारीफ करने लगा है, अब वो भी मेरा फैन बन गया है। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की सरकार की जमकर तारीफ की है। वो कह रहे हैं कि 400 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन आधा अधूरा वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है। पूरा वीडियो शेयर करते हुए सुप्रिया शिनेट ने लिखा कि पूरा जीवन चिंदीगिरी करने वाले भाजपाइयों 34 सेकंड के आगे दिखाने का दम नहीं है क्या, ये सवाल पूछा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अब आप इस बार 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे, इंडिया स्ट्रांग है। मल्लिकार्जुन खड़गे की पूरी बात वीडियो में नहीं दिखाई जा रही है, आधी वीडियो काट के बीजेपी के लोग शेयर कर रहे हैं। पूरा वीडियो दिखाते तो खुद उनको हकीकत पता चल जाता कि मल्लिकार्जुन खड़गे का मानना है कि भाजपा इस बार 100 के आंकड़े को टच नहीं कर पाएगी। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका कांग्रेस पार्टी अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोला जाएगा। सभी 136 विधायक, सांसद, एमएलसी राज्य को धन भेजने के दोहरे मापदंड के लिए सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए 6 फरवरी को दिल्ली पहुंचेंगे। साथ साथ दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी निशाना साधा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, इसमें जातिवाद फैलाने की कोशिश की थी। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी के एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना शूद्र का काम है। इस देश का जो मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा बोलता है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर भाजपा के लोग कोई भी बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी जानकारी आई है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर भी अंतर कलह देखने को मिल रही है। खड़गौन बड़वानी के सांसद गजेंद्र पटेल के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट सामने आई है। सांसद गजेंद्र पटेल के कथित अश्लील चैट पर सोशल मीडिया में काफी ज्यादा टिप्पणियां सामने आ रही है। इस मामले में बीजेपी के ही पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेंद्र पाटीदार पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोप यह है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सांसद की किसी महिला के साथ फेक बातचीत को रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया है। इस वायरल वीडियो के बाद नरेंद्र पाटीदार भड़कते
बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सांसद ने इस तरह के किसी चैट होने के दावे को इंकार कर दिया है। हालांकि दोस्तों साइबर सेल इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन की बातें जरूर कर रहा है, लेकिन ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर अपने में ही अंतर कलह चल रही है। साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र से राज्यसभा में 2 नए चेहरे भेज सकती है। सूत्रों के अनुसार पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन और प्रवक्ता आलोक शर्मा के नाम पर चर्चा की जा रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से ये 2 उम्मीदवार हो सकते हैं और आने वाले दिनों में कई और बड़े एमिनेंट पर्सनैलिटी जो दुनिया भर के अंदर, देश भर के अंदर बड़े बड़े मामलों को लेकर जाने जाते हैं, चाहे रघुराम राजन जैसे कई और व्यक्तियों, उन सभी को आगे किया जाएगा। आपको बता दें कि रघुराम राजन देश के गवर्नर भी रह चुके हैं और मोदी सरकार के अर्थव्यवस्था पर कई बार आलोचना कर चुके हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की नीति को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। और ऐसे में अगर वो विपक्ष के राज्यसभा के उम्मीदवार बनेंगे और संसद पहुंचेंगे तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक पॉलिसी पर गंभीर सवाल जरूर खड़ा करेंगे और अपने भाषणों के लिए जाने जाने वाले आलोक शर्मा का नाम भी आगे प्रमोट किया जा रहा है। एक तरीके से पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं को आगे करने के संकेत दिए हैं। साथ साथ दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में बोले, ना खाता ना बही है, जो तुम बोलो वही सही है, न्यूज ये छप रही है, सब कुछ बिल्कुल सही है, सच पर एफआईआर क्यों, रासुका की मार क्यों, झूठ की जय जयकार क्यों, निष्ठुर है सरकार क्यों, यानी भाजपा पर कविता पढ़ते हुए ये तंज उन्होंने कसा है। दोस्तों साथ साथ लद्दाख के अंदर भारत चीन बॉर्डर पर देश के चरवाहों का चाइना की सेना के साथ झड़प हो गया था। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि हाल ही में चुशुल सेक्टर के अंदर चरवाहों को चारागाह तक जाने से रोकने, उन्हें परेशान करते हुए चीन के सैनिकों का एक वीडियो सामने आया है। इसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ी हल्की प्रतिक्रिया दी है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कथित तौर पर कहा है कि दोनों पक्ष पारंपरिक चारागाह क्षेत्र से अवगत है और गतिरोध की किसी भी घटना से मौजूदा तंत्र के तहत निपटा जाएगा। यदि हम मौजूदा तंत्र की बात करें तो हमने देखा है कि कैसे मोदी सरकार 18 दौर के सैन्य बातचीत के बावजूद पिछले 4 वर्षों से पूर्वी लद्दाख में हमारे सैनिकों और चरवाहों को 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक जाने में रुकावट डाल रहे सैनिकों को रोकने में विफल रही है। लेकिन ये मामला सिर्फ विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सुनिश्चित करना गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि भारतीय चरवाहे भारतीय क्षेत्र के अंदर नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। इसी के साथ में दोस्तों 3 बड़े सवाल पूछे गए हैं। पहला ये कि एलएसी पर भारत के दावे वाले क्षेत्र में मई 2020 के बाद से चीन के बॉर्डर गार्ड्स द्वारा हमारे चरवाहों को परेशान किए जाने या पीछे धकेले जाने में कितने मामले सामने आए हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या इन टकराव में हमारे चरवाहों को किसी तरह की चोट आई है या फिर क्षति हुई है। तीसरा सवाल यह है कि क्या उन्हें चीनी प्रताड़ना के बचाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं या वे आईटीबीपी के समर्थन के बिना ही खुद का बचाव करने को मजबूर है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। साथ दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद अब एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार की शपथ लेने के बावजूद अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, केवल 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा पेच ये फंसा हुआ है कि जीतन राम मांझी 2 मंत्रालय का दावा कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कह दिया कि हमको तो महागठबंधन मुख्यमंत्री बनाने को तैयार था, 2 मंत्रालय तो हमको मिलना चाहिए। इस तरीके से अब उन्होंने भाजपा नीतीश कुमार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आप लोग अपनी राय जो लिख बताएगा। साथ साथ दोस्तों केजरीवाल बोले, कहा भाजपा सत्ता के लिए देश बेच सकती है, चंडीगढ़ मेयर जैसे छोटे चुनाव में गड़बड़ी की गई तो पता करिए कि लोकसभा में क्या होगा। केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ में हमारी पार्टी को मेयर बने या बीजेपी का मेयर बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी तो आती जाती रहेगी, लेकिन लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। अगर भाजपा चंडीगढ़ मेयर जैसे छोटे चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ी कर सकती है तो लोकसभा चुनाव में पता नहीं क्या करेंगे। ये सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं। चंडीगढ़ का चुनाव दिखाता है कि इनके यानी बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने बचे हैं, जहां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने चुनाव की तैयारी में अपना पूरा जोर लगा दिया है, तो दूसरी ओर ओपोजिशन की ओर से भी पूरी ताकत लगाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद अब राहुल गांधी से मीडिया वालों ने कई सवाल पूछे हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने इस पर एक बड़ा जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी बातचीत टीएमसी से लगातार जारी है, गठबंधन बनेगा, जल्द फैसला ले लिया जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा इंडिया गठबंधन है, ना ममता बनर्जी ने और ना ही हमने इंडिया गठबंधन तोड़ा है। ममता जी भी कह रही है कि इंडिया गठबंधन में है, हम भी कह रहे हैं कि हम गठबंधन में है। सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, दोनों तरफ से सीट बंटवारे पर बातचीत है, जल्दी सुलझ जाएगा। राहुल गांधी का यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सब कुछ सही चल रहा है। साथ साथ मणिपुर से कांग्रेस की यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि राहुल गांधी को कौन ये सलाह दे रहा है। मणिपुर से मुंबई की यात्रा एकदम बेमतलब की यात्रा है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ लोकसभा चुनाव से पहले एक्टर थालापति विजय ने तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी है। उन्होंने पार्टी का नाम टीवीके रखा है, जिसका हिंदी मतलब है तमिलनाडु विजय पार्टी। माना जा रहा है कि एक्टर विजय 2026 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में उतरने से मना कर दिया है। विजय ने कहा कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमने ये निर्णय लिया है कि पार्टी एक बैठक की जाएगी। साथ ही विजय ने फिल्मों को लेकर भी कई बातें कही है। कुल मिलाकर दोस्तों तमिलनाडु की राजनीति में बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि ये बात तो दुनिया में सबको पता है कि थालापति विजय काफी ज्यादा तमिलनाडु में पॉपुलर है। लेकिन क्या वो फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे और क्या उनको समर्थन मिलेगा, क्योंकि कमल हसन और रजनीकांत ने भी राजनीति करने का ऐलान किया था। हालांकि कमलनाथ को जनता की ओर से सपोर्ट तो नहीं मिला, लेकिन अब थालापति विजय को लेकर कई तरीके की चर्चाएं चल रही है। आप लोग अपनी राय जो
लिख बताएगा। साथ साथ राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जुट गई है। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से हाईकमान फैसला करेगा, वहीं पर इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नाम चौंकाने वाला हो सकता है। ऐसी चर्चा है कि पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी की उम्मीदवारी तय हो सकती है। इसके अलावा कई दिग्गज नेता राजस्थान से उच्च सदन में जाएंगे, ये जानकारी दी जा रही है। राजस्थान से बतौर राज्यसभा के सांसद 92 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा हो गया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने फिर से राज्यसभा का चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी किसी बड़े नेता को राज्यसभा भेज सकती है। क्या सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद बनेंगी और उसके बाद तेलंगाना में जाकर चुनाव लड़ेंगे? कई सारी चर्चाएं, देखते हैं किस तरीके की जानकारी आगे आने वाले दिनों के अंदर आती है। दोस्तों साथ साथ झारखंड में हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद उनकी पार्टी के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ने न्योता देने में काफी देरी कर दी। 1 फरवरी 2024 को भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन झारखंड के अंदर कभी सरकार नहीं रही है। झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन के कार्यकाल की आखिरी तारीख सरकारी दस्तावेज में 31 जनवरी दर्ज की गई है, जबकि 12वें मुख्यमंत्री के शपथ को लेकर जानकारी दी गई है कि वो 2 फरवरी को राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। फिर सवाल यह है कि 1 फरवरी 2024 को झारखंड के अंदर क्या कोई सरकार नहीं थी? अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर यह संवैधानिक सवाल है। देखते हैं इस मामले पर कोर्ट में क्या कोई याचिका दाखिल की जाएगी। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों में राजनीतिक उठापटक जारी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ ममता बनर्जी ने भी अब बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने केंद्र सरकार से कथित बकाया को लेकर शुक्रवार को धरना दिया। केंद्र द्वारा विशेष रूप से एमजी नरेगा के अंदर पैसे में देरी की जा रही है और बकाया पैसा अब तक पश्चिम बंगाल को नहीं दिया गया है। पैसा कम भी किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि धरना दोपहर में दिया जाएगा। हमारी पार्टी की ओर से मांग की जा रही है कि एमजी नरेगा के पैसे राज्य सरकार को दिए जाने चाहिए। साथ साथ केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा, चंडीगढ़ का चुनाव दिखाता है कि इनके पाप का घड़ा भर चुका है। साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग पर कांग्रेस पार्टी के नेता पर जमकर टिप्पणी की है, जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने शुक्रवार को सदन में कहा कि अगर कोई देश तोड़ने की बात करेगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे मेरी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कहूंगा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम एक है, भारत एक है। डीके शिव कुमार के सांसद भाई डीके सुरेश ने विवादास्पद बयान दिया था और जो बातें कही थी इसकी कड़ी आलोचना की गई है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ क्यों लद्दाख में चीनी सैनिकों से अकेले निपटने को मजबूर है भारतीय चरवाहे? जयराम रमेश की ओर से पूछे गए इस सवाल पर भाजपा की ओर से कोई जवाब अब तक नहीं आया है। साथ साथ विधायक रोहित पवार से ईडी ने करीब 2 घंटे एक बार फिर से पूछताछ की है। इस मौके पर एनसीपी पार्टी के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का जमावड़ा देखने को मिला है, यानी लगातार दूसरे दिन भी इस तरीके से पूछताछ जारी है। साथ साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर ललन सिंह पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के नेता है ललन सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर ऐसी टिप्पणी की है कि लोग पुरानी बातें, पुराने भाषण उनको सुनाकर पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि प्रधानमंत्री के सामने आप ऐसे परिणाम कर रहे हैं, इससे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कैसी कैसी बातें कर चुके हैं। यहाँ तक कि उनकी सरकार को लेकर भी काफी तीखी आलोचना कर चुके हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के अचानक से पलटे जाने पर कई सारे सवाल उनके लोगों पर ही खड़े होते हैं और यहाँ तक कि उनकी क्रेडिबिलिटी जिसे कहते हैं वो काफी ज्यादा अब खराब हो चुकी है, विश्वसनीयता खराब हो चुकी है। साथ साथ ज्ञान वापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का निर्देश जारी कर दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है। साथ साथ ईडी के 5वें समन पर भी पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि गिराना चाहते हैं दिल्ली की सरकार। अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली के क्राइम ब्रांच के आने की भी जानकारी दी जा रही है। नोटिस को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्म होने वाली है। दोस्तों जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की फटकार के बाद अब डीके सुरेश ने सफाई देते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि एक प्राउड इंडियन है, एक प्राउड कनेडिगा है। दक्षिण भारत और विशेष रूप से कर्नाटका ने धन वितरण में अन्याय की क्रूरता का सामना किया है। दरअसल दोस्तों जब बजट आया भारत के अंदर, केंद्र सरकार ने बजट पेश किया तो इस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि दक्षिण भारत को कम पैसे दिए जाते हैं, जबकि ज्यादातर टैक्स रेवेन्यू दक्षिण भारत के राज्यों से ही आता है। उन्होंने यहाँ तक तो सब कुछ ठीक कहा था, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने बातें कही थी उसकी जमकर आलोचना की गई है। इसके बाद उन्होंने खुद से अब अपना पुराना मुद्दा उठाया है, लेकिन सही तरीके से उठाते हुए कहा है कि हम इस बात का विरोध करते हैं कि धन वितरण में दक्षिण भारत के राज्यों के साथ क्रूरता की जा रही है। लेकिन इसी के साथ में उन्होंने कहा है कि वो एक प्राउड इंडियन है और प्राउड कनेडिगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आप सही बयान दिया गया है तो अपनी राय जो लिख के साथ साथ तिरुवनंतपुरम से बड़ी जानकारी आई है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने शुक्रवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी की आईटी फर्म की जांच शुरू कर दी है। केरल विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष ने इस मामले पर हंगामा किया और अध्यक्ष ने इस पर चर्चा करवाने की मांग की है। हालांकि स्पीकर एएन शमसीर ने विपक्ष के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने विधानसभा के बाहर मीडिया कर्मी से कहा कि 2 वैधानिक एजेंसियां अब आईटी घोटाले की जांच कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एसएफआईओ की जांच गंभीर है, अब समय आ गया है, विजयन को इस्तीफा देना चाहिए। कुल मिलाकर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के बीच में केरल में लगातार राजनीति जारी है। दोस्तों ऐसे में राजस्थान को लेकर भी बड़ी जानकारी है। 2023 से पहले पूर्व की गहलोत सरकार ने 19 नए जिलों का ऐलान किया था। साल 2023 के अगस्त
में राजधानी में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत सीएम थे। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने फैसला लिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए समिति बनाई गई है। दोस्तों माना जा रहा है कि कई सारे जिला जो अशोक गहलोत सरकार ने बनाया था उन सभी को फिर से हटा दिया जाएगा। जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आपसे दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।